तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत शर्मा और आज हम एनालाइज करेंगे L&T फाइनेंस लिमिटेड कंपनी को। बात करें तो कंपनी एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है और कंपनी काफ़ी अच्छा बिजनेस है। और आज की इस वीडियो में इसी कंपनी का हम पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले कंपनी का पूरा बिजनेस प्रोफाइल चेक करेंगे, उसके बाद हम कंपनी के पिछले 5 साल के फाइनेंशियल चेक करेंगे, इससे कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट के बारे में अच्छे से नॉलेज मिल सके। और फिर लास्ट में हम कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे, जिससे हमें ये पता लग सके कि कंपनी के जो शेयर हैं वो हमें इसकी अर्निंग के हिसाब से सस्ते मिल रहे हैं या फिर महंगे मिल रहे हैं। दूसरा, आपको एक बात और बता दें, ये जो वीडियो है ये अपने सब्सक्राइबर्स की डिमांड बना रहे हैं। और अगर आप भी चाहते हैं हम आपके लिए किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करें तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप उस कंपनी का नाम लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वीडियो बना के आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दें। और अब हम बात करते हैं अपनी कंपनी L&T फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। से बात की कंपनी एक फाइनेंस की कंपनी है और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, यानी कि वो पैसा लेते नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट पे आगे पैसा देते हैं। काफ़ी पुरानी कंपनी है, काफ़ी अच्छा बिजनेस है और कंपनी L&T ग्रुप का पार्ट है। जो लार्सन टर्बो है वो इसमें 66% का स्टेक होल्ड करती है और कंपनी अच्छा सपोर्ट इसको प्रोवाइड करती है। उसकी पेरेंट कंपनी है, उसमें बहुत ही अच्छा टेक्निकल सपोर्ट है और कैपिटल सपोर्ट भी कंपनी देती है। बात करें कैपिटल सपोर्ट की तो अभी 2022 तक कंपनी ने 5,700 करोड़ पे इन्वेस्ट करें इस कंपनी में और काफ़ी अच्छे से आगे कंपनी उस पैसे को यूज़ करके अपना बिजनेस बढ़ा पा रही है। बात करें तो अभी मार्च 2024 में इस कंपनी ने अपना नाम भी चेंज किया है। पहले इसका नाम था L&T फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड और अब इसका नाम हो गया L&T फाइनेंस लिमिटेड। उसके साथ साथ सिर्फ नाम ही चेंज नहीं किया, कंपनी ने अपना बिजनेस मॉडल भी चेंज करा है। और पहले जो L&T फाइनेंस है ये बात करें तो होलसेल लोन ज़्यादा करते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर के और ज़्यादा बड़े बड़े लोन उस टाइप के ज़्यादा लोन करते थे। लेकिन अभी कंपनी ने रिटेल लोन में ज़्यादा अपना एक्सपोजर ले लिया है, क्योंकि रिटेल की बात करें तो अच्छा मार्जिन है, रिकवरी अच्छी है, बैड डेट कम होते हैं, तो कंपनी ने पूरा ही अपना शिफ्ट कर लिया है और ज़्यादातर इस समय जो कंपनी का लोन प्रोफाइल है वो रिटेल में ही है। बात करें कंपनी के लोन प्रोफाइल की या रिटेल की, जो कंपनी जितना लोन दिया अब तक, तो कंपनी ने अभी 85,565 करोड़ के लोन दिए हुए हैं। काफ़ी अच्छा कंपनी का लोन प्रोफाइल है और इसमें से 80,000 करोड़ पे रिटेल बुक है, यानी कि सिर्फ 5,000 करोड़ का एक्सपोजर है दूसरे बड़े बड़े लोन में। 80,000 करोड़, 85,000 में से 80,000 बात करें तो 90% के आसपास हो गया, उतना कंपनी का रिटेल लोन है। और रिटेल में आपको पता है छोटे छोटे लोन देने होते हैं तो उसमें बैड डेट भी कम होते हैं और वहाँ पर देखिए तो इंटरेस्ट मार्जिन भी ज़्यादा होता है और उसका इफेक्ट कंपनी के फाइनेंशियल में भी दिखाई देना शुरू हो गया है। बात करें तो कंपनी 50% रूरल में और 50% अर्बन में दोनों जगह पे काफ़ी अच्छा बिजनेस करती है। फिर बात करें कंपनी जो 85,000 करोड़ का जो टोटल लोन है उसमें से 80,000 करोड़ जो बात की कंपनी रिटेल लोन दिए, उसमें कौन कौन से सेगमेंट में कंपनी ने लोन ज़्यादा दिए हुए हैं उसकी बात करें तो कंपनी ने जो माइक्रो लोन देती है, जो ग्रुप लोन या माइक्रो लोन जो छोटे छोटे गाँव में दिए जाते हैं, वो 29% है, सबसे ज़्यादा कंपनी का उसी में एक्सपोजर है। उसके बाद फार्म इक्विपमेंट जिसमें ट्रैक्टर वगैरह फाइनेंस होते हैं उसमें 16% की कंपनी एक्सपोजर है। फिर 2 व्हीलर लोन कंपनी ने 13% दिए हुए हैं, होम लोन 17%, पर्सनल लोन 8%, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी 5%, SME फाइनेंस 5% और बाकी अदर्स में 7%। तो कुल मिलाकर बात करें तो कंपनी का जो लोन बुक है वो अच्छे से डाइवर्सिफाइड है। ऐसा नहीं कि एक ही सेगमेंट में ज़्यादा लोन दिए, वहाँ पर डिपेंडेंसी है, क्योंकि अगर एक ही सेगमेंट में ज़्यादा एक्सपोजर होगा, मान लीजिए फार्म लोन ज़्यादा कर रखे हैं और वहाँ बारिश ठीक से नहीं आई, फसल खराब होगी, तो वहाँ पे बैड डेट्स कंपनी के बढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ बात करें तो सारे ही सेगमेंट में अच्छे से कंपनी का बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटेड है। फिर बात करें कंपनी कुछ इंपॉर्टेंट की रेशियोज की, तो सबसे पहले चेक करते हैं कंपनी का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। अभी जो कंपनी का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो आ रहा है 24 के हिसाब से, फाइनेंशियल 24 के हिसाब से वो आ रहा है 23% का और ये काफ़ी अच्छा नंबर है। RBI के हिसाब से 12% कंपनी का कम से कम होना चाहिए, किसी भी कंपनी का, फाइनेंस कंपनी या बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, तो वो अच्छी कंपनी मान जाती है। उससे ज़्यादा जितना भी वो अच्छा ही है। 12% का मतलब क्या है कि इतना पैसा आपको अपने पास रखना है कि कल को कोई बैड डेट्स हो जाए या कुछ चीज़ हो जाए तो आप उसको हैंडल कर सको। और कंपनी का 23% का कैपिटल एडिक्वेसी मतलब कंपनी में अच्छी कैपिटल अवेलेबल है, वो अच्छे आगे लोन दे सकती है, ज़्यादा अमाउंट में लोन दे सकती है और अपना बिजनेस बढ़ा सकती है। साथ साथ अगर कंपनी कोई लॉस होता है, कोई बैड डेट होता है, उसको भी कंपनी आराम से हैंडल कर लेगी। ये इस अच्छे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का मतलब है। फिर बात करें नेट इंटरेस्ट मार्जिन की, तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट मार्जिन आ रहा है 8.7% का। अब जैसे NBFC है तो क्या होता है, कुछ तो खुद अपना पैसा इन्वेस्ट करती है कंपनी, कुछ दूसरे बैंक से भी लोन लेती है और फिर आगे अपने कस्टमर को लोन देती है। उसके जो बीच का डिफरेंस है वो इसलिए कमाई है। जब आप देखिए तो कंपनी काफ़ी अच्छा नेट इंटरेस्ट मार्जिन है 8.7% का। फिर बात करें कंपनी के ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो ये भी ठीक ठाक है, 10% का है, बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, लेकिन ठीक ठाक कंपनी ROE भी जनरेट कर रही है, अपने इन्वेस्टर के पैसे पर काफ़ी अच्छी रिटर्न जनरेट कर रही है। तो कंपनी के लोन के बारे में बात और कंपनी के इंपॉर्टेंट रेशियोज के बारे में बात। अब बात करें कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, कितनी ब्रांचेस हैं, कहाँ कहाँ पे बिजनेस करती है कंपनी, किस तरह से। तो बात करें अभी कंपनी के पास टोटल 207 तो ब्रांचेस हैं
और 1758 लगभग 1800 के पास मान लें तो माइक्रो फाइनेंस के मीटिंग सेंटर हैं। जो कंपनी रूरल एरिया में ज़्यादा काम करती है वहाँ पे कंपनी छोटे छोटे सेंटर बनाए हुए हैं और वहाँ पे लोगों को मीटिंग करके वहाँ से कंपनी बिजनेस एक्वायर करती है। बात करें कंपनी के रूरल नेटवर्क की तो कंपनी 18 स्टेट में प्रेजेंस है और 2 लाख विलेज को कवर करती है, तो काफ़ी अच्छा कंपनी का रूरल नेटवर्क है। बात करें कंपनी के अर्बन नेटवर्क की तो इसमें कंपनी 20 स्टेट में प्रेजेंट है और 100 से ज़्यादा सिटीज़ और टाउन में कंपनी बिजनेस कर रही है, तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया है। फिर बात करें कंपनी कौन कौन से इंपॉर्टेंट लोन देती है, ज़्यादा डोमिनेंस किस चीज़ में है, तो कंपनी मेनली 3 टाइप के लोन में ज़्यादा डोमिनेंस होल्ड करती है। उसका पहला है रूरल ग्रुप लोन्स और माइक्रो फाइनेंस। इसमें कंपनी को पिछले 15 साल का एक्सपीरियंस है, 14 स्टेट में कंपनी काम करती है, 300 डिस्ट्रिक्ट को कवर करती है और 1700 मीटिंग सेंटर बनाए जिसके थ्रू कंपनी अपना बिजनेस एक्वायर करती है। बात करें की स्टेट्स की जहाँ पे कंपनी ज़्यादा काम करती है, वहाँ पे बिहार है, तमिलनाडु और कर्नाटका, यहाँ पे कंपनी ज़्यादा बिजनेस करती है और 1.5 करोड़ कस्टमर्स को अपनी सर्विस देती है कंपनी रूरल इंडिया में, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है कंपनी, काफ़ी अच्छा बिजनेस वहाँ पे ले पाती है। ऐसी बात करें कंपनी के फार्म इक्विपमेंट के फाइनेंस की बिजनेस की, उसमें कंपनी को 19 साल का एक्सपीरियंस है और इसमें कंपनी 170 ब्रांचेस होल्ड करती है और 18 स्टेट में प्रेजेंट है। यहाँ बात करें की स्टेट की तो इसमें उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, यहाँ पे कंपनी ज़्यादा बिजनेस करती है और यहाँ बात करें तो इस सेगमेंट में कंपनी 11 लाख कस्टमर्स को अपनी सर्विस देती है। फिर बात करें कंपनी के 2 व्हीलर फाइनेंस की, इसमें कंपनी को 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। इसमें कंपनी 109 लोकेशन होल्ड करती है और बात करें तो 10,500 सोर्सिंग पॉइंट यानी कि डीलर्स हैं उसके पास में अलग अलग जहाँ से उसको लीड आती है और वहाँ पे वो फाइनेंस करते हैं, तो 10,500 सोर्सिंग पॉइंट हैं और 109 कंपनी के ऑफिसेज हैं। इसमें बात करें कंपनी की स्टेट्स की तो उसमें वेस्ट बंगाल है, महाराष्ट्र और गुजरात है, यहाँ पे कंपनी ज़्यादा बिजनेस करती है, तो काफ़ी अच्छा कंपनी का बिजनेस है। तीनों सेगमेंट में काफ़ी अच्छा बात करें तो कंपनी का एक्सपीरियंस भी है, 10 साल से ज़्यादा का कंपनी एक्सपीरियंस है और काफ़ी अच्छे कंपनी क्लाइंट भी उसमें होल्ड करती है। फिर बात करें कंपनी की लायबिलिटी मिक्स की। अब लायबिलिटी का मतलब क्या है, जो मैंने बात की थी कंपनी 85,000 करोड़ की जो लोन होल्ड करती है वो उसकी एसेट्स हैं क्योंकि उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट मिलना होता है। लायबिलिटी का मतलब वो है कि जो कंपनी ने लोन लिए हुए हैं दूसरे बैंक से जिससे आगे वो बिजनेस करती है। तो बात करें अभी कंपनी के पास में जो टोटल लोन है वो 76,541 करोड़ यानी कि 76,500 करोड़ के आसपास कंपनी लोन भी होल्ड करती है और कंपनी की जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग है वो 7.8% की है। तो 7.8% की बोरिंग है, 7.9% कंपनी इंटरेस्ट मार्जिन है, तो लगा लिए लगभग 15-16% के आसपास कंपनी जो है इंटरेस्ट चार्ज करती है अपने कस्टमर से, तभी कंपनी को अच्छा नेट इंटरेस्ट मार्जिन मिल रहा है। फिर बात करें कंपनी ने कहाँ से लोन लिए हैं, तो बैंक ने जो टोटल कंपनी लोन लिए हैं 48% बैंक से लोन लिए हुए हैं और बाकी 35% एनसीडी यानी कि नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर के थ्रू वहाँ से कंपनी ने लोन लिया 35% और बाकी 17% अदर है। तो कंपनी 76,000 करोड़ का लोन भी होल्ड करती है और आगे उसने 85,000 करोड़ के लोन दिए हुए हैं, तो एसेट लायबिलिटी की जो बात है टोटल वो हो गई। इसके बाद करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न कि किन किन लोगों ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, तो जैसे हमने पहले ही बात की थी, प्रमोटर जो कंपनी है उसके पास में 66% कंपनी का शेयर है, एफआईज के पास में 11% है, डीआईज के पास में 9% है और पब्लिक और अदर्स के पास में 14% है। तो सब ने ही थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट किया है। मेजरली स्टॉक प्रमोटर्स के पास में है। एफआईडीएस की बात करें तो टोटल मिला के 20% का स्टेक है, तो बहुत ज़्यादा स्टेक एफआईडीएस का नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कंपनियां होल्ड करती हैं इस फाइनेंस कंपनी के अंदर भी। लेकिन इस कंपनी खास मैं आपको बताऊं बात, तो मेन बात क्या है, जो कंपनी ने अपना बिजनेस शिफ्ट करा है, पहले कॉर्पोरेट लोन और ज़्यादा बड़े लोन देते थे और अब कंपनी रिटेल में आ गई, तो कंपनी का फ्यूचर बहुत अच्छा है। रिटेल में मार्जिन अच्छे होते हैं, रिटेल में जो कस्टमर है उससे पैसा लेना वापस इजी होता है, ज़्यादा बड़े लोन होते हैं तो उसमें कंपटीशन ज़्यादा होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करना पड़ता है और अगर वहाँ पे कोई लोन फंस गया तो कंपनी को एकदम दिक्कत आ सकती है। लेकिन रिटेल में क्या है, छोटे छोटे लोन कंपनी देती है, अलग अलग इंडिविजुअल को देती है, तो पैसा रिकवर अच्छी हो सकता है। तो उस तरह से बात करें तो ऑलरेडी कंपनी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, काफ़ी अच्छा बिजनेस है और अब क्योंकि कंपनी रिटेल लोन में आ गई है तो बहुत ही बढ़िया कंपनी का फ्यूचर है, काफ़ी अच्छा कंपनी प्रॉफिट कमाएगी और जिसमें बात की थी उसका जो असर है वो ऑलरेडी इसके फाइनेंशियल में दिखना शुरू हो गया है। और अभी हम बात करें आगे इसके कंपनी फाइनेंशियल की, तो आप उसमें भी डेटा चेक करोगे तो काफ़ी अच्छी कंपनी है और फ्यूचर भी मुझे काफ़ी अच्छा इसका दिखाई दे रहा है। और अब हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में कि पिछले 5 साल में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट कैसे इंक्रीज हुए हैं, उसके लिए चेक करते हैं कंपनी पिछले 5 साल का डेटा। और सबसे चेक करें कंपनी के रेवेन्यू, तो 2020 में कंपनी के थे 14,104 करोड़ के और अब 2024 की बात करें तो इसमें कंपनी के जो रेवेन्यू आए हुए हैं 13,581 करोड़ के। देखें तो कंपैरिजन में 1,000 करोड़ के आसपास कंपनी के रेवेन्यू कम हुए हैं। लेकिन बात करें तो ऐसा नहीं कि कंपनी के रेवेन्यू मतलब उनकी वजह से कम हुए हैं, उन्होंने उस बिजनेस को शिफ्ट करा है। जैसे कंपनी बड़े बड़े लोन करती थी वो उन्होंने दूसरी कंपनीज को दे दिए हैं और अब कंपनी रिटेल में आ गई है। बात करें तो 2022 में 12,000 करोड़ थे, उसके बाद में
12,775 करोड़ हो गए, और 2024 में बात करें तो 13,581 करोड़ हो गए। तो पिछले 3 साल से कंपनी ने चेंज किया अपना बिजनेस, तो उसमें इंक्रीजमेंट भी आया है। उसके बात करें कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो पहले 70% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था यहाँ पे 2020 में, फिर यहाँ 38% आया 2023 में, और अब वापस से ठीक हो गया 59%। तो क्योंकि हमने बिजनेस शिफ्ट करी कंपनी, इससे थोड़ी चीज़ें अप डाउन हुई हैं। लेकिन हम चेक करें कंपनी का अच्छे से प्रॉफिट का डेटा, तो 2020 में 14,000 करोड़ का रेवेन्यू था, लेकिन सिर्फ 1700 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट था। और 2024 की बात करें तो 13,581 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू आया, लेकिन बात करें प्रॉफिट की तो 2317 करोड़ का प्रॉफिट है। काफ़ी अच्छे से अपना प्रॉफिट इंक्रीज करा है। क्यों किया है? क्योंकि वही मेन रीजन है कि अब कंपनी रिटेल लोन में आ गई है, उसमें प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छे से इंक्रीज हुआ है। और जो हमने बात की थी कि कंपनी के फाइनेंशियल में चीज़ें दिखाई दे रही है कि कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, उसका रीजन वही है कि रिटेल में कंपनी आ गई है। और ऐसे ही अब बात करें तो कंपनी के अच्छे से रिवेन्यू भी इंक्रीज हो जाएंगे आने वाले सालों में, और कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। लेकिन गारंटी किस चीज़ नहीं होती, रिस्क सब चीज़ में होते हैं। लेकिन बात करें तो कंपनी बिजनेस शिफ्ट करा है, इसलिए चीज़ें अच्छी वापस से चेंज होनी शुरू हो जाएंगी। फिर बात करें डिविडेंड पेमेंट की, तो बहुत ज़्यादा डिविडेंड कंपनी पेमेंट नहीं करती है। 11% 12% का एवरेज था 2024 में, जरूर 268 करोड़ का हमने दिया है यहाँ पे डिविडेंड पेमेंट, लेकिन ये हर बार ऐसा नहीं करती है। तो बहुत ज़्यादा डिविडेंड पेमेंट करने वाली कंपनी नहीं है। लेकिन बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल में जो हमें मेन चीज़ चेक करनी थी वही था कि कंपनी का प्रॉफिट अच्छे से इंक्रीज हो गया है, और आने वाले सालों में भी लग रहा है कंपनी ऐसे ही परफॉर्म करेगी। तो इससे बात करें तो मेरे हिसाब से अच्छे फाइनेंशियल हैं, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं कि हमें घबराने की जरूरत है कंपनी का रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है, वो चीज़ें तो क्योंकि सारी चीज़ चेंज हुई है, इसीलिए कंपनी की सारी चीज़ें इस समय दिखाई दे रही हैं। उस हिसाब से देखें तो मेरे को तो कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे दिखाई दे रहे हैं। और अब हम बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में और कंपनी के शेयर प्राइस के बारे में। अब क्योंकि NBFC है, फाइनेंस की कंपनी है, इस कंपनी को हम बात करें तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो के हिसाब से वैल्यूएशन नहीं करते हैं, क्योंकि कंपनी फ्री कैश फ्लो ज़्यादा होल्ड नहीं करते हैं। इसलिए कंपनी को उनको पैसा आगे देना होता है, तो वो वैल्यूएशन का तरीका सही नहीं होता। इस तरह कंपनी को हम प्राइस बाय अर्निंग रेशियो के हिसाब से और प्राइस बाय बुक रेशियो के हिसाब से चेक करते हैं कंपनी का शेयर प्राइस क्या चल रहा है उसकी अर्निंग हिसाब से। तो पहले बात करें कंपनी के शेयर प्राइस की, तो आज की डेट में कंपनी शेयर प्राइस आ रहा है 190 रुपये का, और 190 के हिसाब से कंपनी का जो प्राइस बाय अर्निंग रेशियो आ रहा है 20 का, और इंडस्ट्री का जो प्राइस बाय अर्निंग रेशियो आ रहा है 23 का। तो उस हिसाब से देखें तो कंपनी फेयर वैल्यू के आसपास ही कंपनी के जो शेयर है वो ट्रेड कर रहे हैं। ऐसी बात करें कंपनी के प्राइस बाय बुक वैल्यू की, तो भी 2.02 की आ रही है, और इंडस्ट्री की जो प्राइस बाय बुक वैल्यू 1.8 की है। तो उस हिसाब से कंपनी ठीक ठाक है। तो कुल मिला के दोनों अगर हम देखें कंपैरिजन में प्राइस बाय अर्निंग रेशियो, प्राइस बाय बुक वैल्यू, तो उस हिसाब से मेरे को कंपनी फेयरली वैल्यू दिखाई दे रही है, ना बहुत ज़्यादा महंगी है ना बहुत सस्ती है। तो उस हिसाब से बात करें तो एक अच्छी कंपनी है, कंपनी ने चीज़ें चेंज करी हैं। तो कहने के अगर हम थोड़ा बहुत रिस्क लेके और थोड़ा सा कम एलोकेशन लेके अगर हम अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो काफ़ी अच्छा हमें रिटर्न मिल सकता है। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चीज़ें चेंज होती हैं तो कई बार चीज़ें चलती हैं, कई बार नहीं चलती। लेकिन फिर भी हम डेटा जो हम चेक किया था तो कंपनी का प्रॉफिट काफ़ी अच्छे से इंक्रीज हुआ है। तो आने वाला फ्यूचर ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी हमें अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रखना है, ज़्यादा एलोकेशन नहीं लेनी है। दूसरा, अगर आपने ऑलरेडी अपना पैसा इन्वेस्ट किया तो आप देख ही रहे हो काफ़ी अच्छा बिजनेस है, कंपनी का मार्जिन भी बढ़ गया है, प्रॉफिट बढ़ा है, तो बिल्कुल हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और जो भी हम बात करें सब लॉन्ग टर्म के साथ बात करें, 5 साल 7 साल, कम से कम 5-6 महीने में, साल में कुछ भी चेंज हो सकती है। हो सकता है शेयर प्राइस और डाउन हो जाए, अप हो जाए, कुछ भी हो जाए। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हम चलेंगे तो फाइनेंस कंपनी की तो खास के बात करें तो, क्योंकि कैपिटलिज्म का मार्केट है, सबको चीज़ें आज ही चाहिए, कोई वेट नहीं करना चाहता, तो लोन ज़्यादा लोग लेते हैं। घर सबको जल्दी खरीदना है, गाड़ियाँ सबको जल्दी खरीदनी है, तो फाइनेंस कंपनियों के जो बात करें तो वो बिल्कुल प्रॉफिटेबल ही होती हैं। अगर अच्छा मैनेजमेंट रहेगा तो फाइनेंस कंपनियां बहुत अच्छा पैसा कमाती हैं। तो आने वाले बात करें 5 से 7 साल में ये कंपनी में अच्छा पैसा कमा के दे सकती है। लेकिन फिर बात है कि हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप खुद से देखिए, अपना होमवर्क कीजिए, अपनी रिसर्च कीजिए, फिर आप डिसाइड कीजिए आपको कंपनी से इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो इससे बात करें तो L&T फाइनेंस के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आपने इस वीडियो को देखने के लिए और मुझे इतना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।